नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम आज यहाँ पूरे फार्मूले और उसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है सारा डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूरा सफिशिएंट रहेगा। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता क्या है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ये होता है कि जो सॉइल रेसिस्टेंस ऑफर करता है शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, वो कहलाता है आपका शियर स्ट्रेंथ। मतलब रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉइल ग्रेन्स अगेंस्ट शियर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शियर स्ट्रेंथ। और ये शियर स्ट्रेंथ अब डिराइव कहाँ से करता है सॉइल? ये शियर स्ट्रेंथ डिराइव करता है तीन फैक्टर से। तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, इंटरलॉकिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल क्या है? मतलब इंटर पार्टिकल जो फ्रिक्शन होता है, तो ये तुम्हारा जो सैंड, सिल्ट और ग्रेवल, इन सब में प्रीडोमिनेंट होता है फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वाला पोर्शन। और इंटरलॉकिंग दूसरा है। इंटरलॉकिंग होता है मतलब जैसे दो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के दो पार्टिकल्स हैं, तो एक दूसरे के ऊपर यदि रखे हुए हैं, तो यदि आपको उसको डिस्प्लेस करोगे, जब डिस्प्लेस करोगे तो यदि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और बीच में वो क्या कहते हैं उसकी वाइड के ऊपर दूसरा वाला सॉइल पार्टिकल रखा हुआ है, तो डिस्प्लेस करोगे तो उसका एक इंटरलॉकिंग की वजह से भी एक रेसिस्टेंस आएगा। लॉक्ड मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लॉक होंगे, तो जो इंटरलॉकिंग होगी उसकी वजह से भी एक रेसिस्टेंस आता है, जो कि आपके शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो वो इंटरलॉकिंग जो होती है, वो जो आपके बड़े पार्टिकल होते हैं, सॉइल के बड़े पार्टिकल वाले सॉइल, जैसे कि ग्रेवल हो गया, डेंस सैंड हो गया, इन सब में प्रीडोमिनेंट होता है। इनमें मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इसका इंटरलॉकिंग का। जब छोटे पार्टिकल्स वाले में ये चीज़ नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेजन, ये होता है तुम्हारा कोहेसिव सॉइल्स में प्रीडोमिनेंट होता है, जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। तो आपको देखा होगा आपने कि दो चीज़ें आ गई, जैसे आपका सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। इसमें तो क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल और इंटरलॉकिंग है। और आपका ये सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इसमें प्रीडोमिनेंट जो है फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरह से दो तरह की सॉइल भी निकलती हैं, एक सी सॉइल होती है, एक फाई सॉइल होती है। जैसे क्ले में आपके पास था, क्ले में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, यानी कोहेजन लग रहा था, तो सिर्फ ये सी सॉइल हो गई। और फाई सॉइल जो होता है वो वाले होते हैं जिसमें फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल और इंटरलॉकिंग सिर्फ लग रहा होता है, जैसे कि ग्रेवल हो गया और सैंड हो गया। तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल और इंटरलॉकिंग, ये दोनों मिलके जो टर्म जो बनाते हैं, वो वाला फाई में, यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, उसमें ये कंपाउंडेड होता है। ये दोनों टर्म फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल और इंटरलॉकिंग, ये दोनों टर्म उसमें आ जाता है। उसको मतलब फाई इन दोनों को शो कर रहा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेजन, ये शो हो रहा होता है आपका सी के फॉर्म में, यानी कोहेजन के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेंथ कि भाई शियर स्ट्रेंथ क्या होता है और शियर स्ट्रेंथ सॉइल डिराइव कैसे करता है। डिराइव करता है तीन फैक्टर, फ्रिक्शन विद इन पार्टिकल और इंटरलॉकिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं इस टॉपिक में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधा फार्मूले ही देखते हैं। थीटा सी इक्वल टू होता है 45 + 5/2। अब थीटा सी क्या होता है? थीटा सी होता है क्रिटिकल प्लेन ऑफ फेल्योर प्लेन, क्रिटिकल एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो आप देखोगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, सॉइल में आपका जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, यानी कि जहाँ पे आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसलिए मेजर प्रिंसिपल प्लेन भी आपका जो होगा वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रहा होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा होगा। यानी सिग्मा वन जो है आपका है, सिग्मा वन जो है वो आपका जो वर्टिकल वाला स्ट्रेस है वही वाला, तो आपका वही आपका मेजर होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो वो किस पे लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रहा होगा, यानी मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन हो गया। तो इसलिए जब क्रिटिकल एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन पूछ रहा है, थीटा सी होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो आपको डायरेक्टली आप हॉरिजॉन्टल वाला ही निकाल सकते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। और फाई हो गया, फाई होता है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है,
एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता थीटा सी इक्वल टू 45 प्लस 5/2, थीटा सी इक्वल टू 45 प्लस 5/2। अब ये कैसे आता है ये वाला, ये राम कथा यहाँ पे हमें अभी जाननी नहीं है ऑब्जेक्टिव क्लियर से, लेकिन आप यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई आपका एक वो था स्ट्रेस डायग्राम था, स्ट्रेस डायग्राम मतलब कि सॉइल पे एक स्ट्रेस कंडीशन लग रही थी, ऊपर से आपको क्या लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा 1 एट फेल्योर लग रहा था, क्योंकि जो फार्मूले दिए हैं फेल्योर की कंडीशन के लिए अप्लाई हैं, उसकी वजह से उसकी लिए दिए गए हैं। तो सिग्मा 1 एट फेल्योर लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 3 एट फेल्योर, मतलब सिग्मा 3 यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है। अब तुम्हारा जो क्या होगा शियर स्ट्रेस यानी शियर फेल्योर जो हो रहा होगा, शियर फेल्योर हो रहा होगा जिस पे क्या होगा शियर स्ट्रेस, जहाँ पे तुम्हारा शियर स्ट्रेस तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ के ज़्यादा हो रहा होगा जिस प्लेन पे, उस प्लेन पे क्या होगा फेल हो रहा होगा। तो अब होगा क्या, वो कौन सा प्लेन होगा, वो प्लेन वो वाला प्लेन होगा जहाँ पे रिजल्टेंट जो है, यानी कि आप कोई बीच में कोई प्लेन होगा, बीच में कोई प्लेन होगा, जैसे जो मेजर या आपके प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उसमें क्या होता है शियर स्ट्रेस 0 होता है, लेकिन बाकी सारे प्लेन में क्या होता है शियर स्ट्रेस कुछ ना कुछ होता है, यानी एक शियर स्ट्रेस होगा एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो अब शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का एक रिजल्टेंट होगा आर, तो आपको वो वाला प्लेन पे फेल्योर हो रहा होगा, यानी वो प्लेन आपका फेल्योर प्लेन होगा जहाँ जो मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी पे होगा, मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी यानी बीटा मैक्स। तो मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी ये होता है कि वो जो सिग्मा एन और टाउ एफ यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और फेल्योर शियर स्ट्रेस का जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर आएगा, तो रिजल्टेंट आपके नॉर्मल स्ट्रेस से कितना एंगल पे है यानी कितना इंक्लाइंड है, वो होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो जब मैक्सिमम जहाँ पे इंक्लाइंड होगा, जब मैक्सिमम इंक्लाइंड जहाँ पे होगा उस पर क्या होगा शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा, तो उस मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी वाले प्लेन पे वो फेल्योर हो रहा होगा, यानी वही फेल्योर प्लेन होगा, और वही मैक्सिमम एंगल ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी को ही हम फाई बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये कथा हो गई, ये कहीं पूछता नहीं है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हमने बता दिया, चलो ठीक है। तो आपका यहाँ से हो गया कि थीटा सी इक्वल टू 45 प्लस 5/2 होता है। आप फटाफट करते हैं। और दूसरा एक 5 स्टार इक्वेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसमें इस इक्वेशन में होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये एक इक्वेशन होगा, ये याद रखना है आपको। अब दूसरा इक्वेशन आपका है मॉडिफाइड मोहर कूलॉम थ्योरी का। मॉडिफाइड मोहर कूलॉम थ्योरी का क्या है, उससे पहले अब भाई मॉडिफाइड है तो उससे पहले कुछ मोहर कूलॉम ने उससे पहले भी दिया होगा। तो मोहर कूलॉम ने पहले क्या दिया था, उन्होंने दिया था शियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन, उन्होंने दिया S इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन tan phi, C प्लस सिग्मा एन tan phi दिया। मतलब यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल स्ट्रेस लिया था, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस लिया था, मतलब टोटल स्ट्रेस के टर्म में कंपेयर किया था। तो लेकिन उसके बाद टेरजैगी ने क्या कहा, टेरजैगी ने कहा भाई आपका ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल के लिए तो आपका सही काम कर जाएगा, लेकिन जब आप सॉइल पे आप सबमर्ज्ड होगा, यानी सॉइल सबमर्ज्ड होगा, यानी वाटर टेबल जब आएगा तो आपका एक फार्मूला काम नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने फिर उसको मॉडिफाई किया, मोहर कूलॉम थ्योरी को टेरजैगी ने मॉडिफाई करके दिया S इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा एन बार tan phi डैश। या आप ऐसे याद करना चाहें तो C डैश को C ही लिख लो भाई, बस दिमाग में याद रखना कि C डैश तुम्हारा इफेक्टिव कोहेजन था और फाई डैश या फाई इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल था बस। यानी ऐसे भी याद कर सकते हो S इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन बार tan phi। तो अब यहाँ सिग्मा एन बार क्या है, सिग्मा एन बार तुम्हारा है क्रिटिकल प्लेन पे इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन सिग्मा एन बार। तो फिर अब ये जो मॉडिफाइड वाला हो गया, मॉडिफाई हो गया तो अब तुम्हारा सारी तरह की कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है, चाहे ड्राई हो, चाहे मॉइस्ट हो, चाहे सबमर्ज्ड हो, सब स्टेट में। अब देखो हमने बताया था ना कि यहाँ पे सॉइल जो अपना शियर स्ट्रेंथ डिराइव करता है, 3 चीज़ों से डिराइव करता है, फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग। तो फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग कौन सा दिखा दे रहा है, फाई दिखा दे रहा है, और आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को C दिखा दे रहा है। तो आपको फार्मूले से वही दिख रहा है कि S जो आपका शियर स्ट्रेंथ है टोटल वो है सम है C प्लस सिग्मा एन बार tan phi का, यानी कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इंटरलॉकिंग का और फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का, इससे जो टोटल स्ट्रेंथ आ रहा है वही शियर स्ट्रेंथ आपका बन के निकल रहा है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी मॉडिफाइड मोहर कूलॉम थ्योरी क्या हो गया। अब इसके कुछ लिमिटेशन है भाई मॉडिफाइड मोहर कूलॉम थ्योरी के। तो मॉडिफाइड मोहर कूलॉम थ्योरी ने जो आपका
मोहर फेलोर इन्वॉल्व दिया। मोहर फेलोर इन्वॉल्व उन्होंने जो दिया वो दिया कि आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। और जबकि दो आपके ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल थे। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में तो आपने जैसे आपने उसमें कंसोलिडेशन में देखा भी था कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल जो था वहाँ पे यदि आपको लॉग स्केल पे आप बना दो तो उसको क्या हो रहा था, वो स्ट्रेट हो जा रहा था, आपको वो स्ट्रेट आ जा रहा था कर्व। लेकिन यहाँ पे जो ओवर कंसोलिडेशन वाले में था वहाँ पे कर्व रह जा रहा था। वही काम यहाँ मोहर फेलोर इन्वॉल्व में भी वही सेम चीज़ हो रहा है कि नॉर्मली कंसोलिडेशन वाले केस में तो स्ट्रेट लाइन वो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन आपका जब ओवर कंसोलिडेशन का केस आ रहा है तो मोहर फेलोर इन्वॉल्व जो आपका कर्व बन जा रहा है। तो जब कर्व हो जाएगा तो फिर ये ऊपर वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, सिग्मा एन बार वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या रखा था, वाई एक्सिस पे इन्होंने रखा था सिग्मा एन बार और एक्स एक्सिस पे रखा था इसने फाई। अब उसने क्या किया, सिग्मा एन बार टैन फाई इन्होंने लिखा था और सी प्लस सिग्मा एन बार टैन फाई। तो अब जब यहाँ पे करोगे तो वो इसके हिसाब से लीनियर आना चाहिए था, लेकिन जब कर्व रहेगा तो लीनियर वाला इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ये रखना कि भाई इनवैलिड है ओवर कंसोलिडेशन केस में। और इन्होंने एनालिसिस जो लिया, एनालिसिस इन्होंने लिया कि भाई ये 2D है, इन्होंने 2D एनालिसिस मान के किया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में 3D कंडीशन होती है। और ये दो लिमिटेशन हो गया कि भाई ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए इनवैलिड है और एनालिसिस इन्होंने 2D लिया था जबकि एक्चुअल में 3D होता है। और C5 तुम्हारी, अब देखो दो चीज़ें तुम्हारे पास आ गई, दो पैरामीटर, दो प्रॉपर्टी आ गई, एक कोहेजन आ गया, एक एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ गया, यानी C और फाई आ गया। लेकिन ये C और फाई जो आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो चेंज नहीं होती हैं, मतलब वो कांस्टेंट रहती हैं, वो कांस्टेंट रहती है मतलब सॉइल के साथ। जैसे आपका G हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया आपका किसी एक सॉइल के लिए, वो कोई आपने एक स्पेसिमेन सॉइल का लिया, इसकी जी कुछ है, मान लीजिए 2.65 है तो 2.65 ही रहेगी। आप चाहे उसको ड्राई कर लो, चाहे मॉइस्ट कर लो, जैसे भी करो। तो लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये टाइप ऑफ टेस्ट, वाटर कंटेंट, ड्रेनेज कंडीशन, इन सब के हिसाब से चेंज होता रहता है, इन सब के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। तो अब C5 के भी मतलब क्या क्या हैं, ये शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर इनको बोलते हैं C5 को। तो इनके टाइप क्या हैं, टाइप ये हैं कि जिस हिसाब से ड्रेनेज, अब ये ड्रेन्ड, यदि आपका टेस्ट जो कर रहे हैं, टेस्ट ड्रेन टेस्ट है, ड्रेन टेस्ट है मतलब आप ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं उसको सब्सिक्वेंट स्टेजेज में, तो ड्रेन जो पैरामीटर निकलेगा शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, वो ड्रेन शियर पैरामीटर रहेंगे। यदि आप ड्रेनेज नहीं अलाउ कर रहे हैं तो वो अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर आपको निकलेंगे। तो अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर कहाँ कहाँ मिलेंगे, UU टेस्ट में और CU टेस्ट में, और ड्रेन्ड शियर पैरामीटर आपको मिलेगा CD टेस्ट में। UU टेस्ट क्या है, UU टेस्ट का मतलब है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, CU टेस्ट है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, और CD टेस्ट है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपके ट्राइएक्सियल टेस्ट में आएंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे। तो अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर में एक चीज़ ये था कि भाई UU टेस्ट और CU टेस्ट में ये मिलेगा आपको, उससे मिल जाएगा। और इसमें जो स्ट्रेस यूज होता है, जैसे आपने यहाँ पे ये 5 स्टार इक्वेशन जब यूज करेंगे, आपको सिग्मा 1 से इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, जब ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आप यहाँ पे फिर टोटल स्ट्रेस यूज करेंगे। यदि अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड वाले केस में आप टोटल स्ट्रेस यूज करेंगे। और ड्रेन्ड वाले केस में आप क्या होगा, ड्रेन्ड वाले केस में उसमें निकालने के लिए, उसको पैरामीटर निकालने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस का यूज होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का यूज होगा। अब ये तो हो गया। अब ये देखेंगे भाई कब ड्रेन्ड होगा सॉइल, कब ड्रेन्ड होगा, कब अनड्रेन्ड होगा, ठीक है, मतलब कौन सी सॉइल कब ड्रेन्ड होगी और कब अनड्रेन्ड होगी, किस कंडीशन में। तो यदि क्ले है आपका, तो क्ले आपका तभी, मतलब क्ले यदि में क्ले पे यदि फास्ट लोडिंग हो रही है, मतलब लोडिंग दो तरह से होता है, तो फास्ट लोडिंग रेट हो या तो स्लो लोडिंग रेट हो। और दो कंडीशन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कंडीशन आपने अलाउ किया कि लॉन्ग टर्म कंडीशन अलाउ किया। शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम दे रहे हैं ड्रेन होने के लिए, और लॉन्ग टर्म कंडीशन मतलब ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आप ड्रेन होने के लिए। तो क्ले में यदि आप फास्ट लोडिंग कर रहे, क्ले में क्या होता है, परमेबिलिटी कम होती है, तो यदि उस पर फास्ट लोडिंग कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म कंडीशन उस पर है, तो हमेशा वो क्या रहेगा, अनड्रेन्ड रहेगा क्ले वाला। और सैंड यदि है, सैंड पे स्लो लोडिंग हो रही है, और तो उसमें फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही वो ड्रेन्ड हो जाएगा, यानी सैंड आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म
दोनों में ही ड्रेन हो जाएगा बशर्ते स्लो लोडिंग रेट हो। और क्ले में क्या है, ड्रेन होने के लिए आपको दोनों चीज़ चाहिए कि भाई लोडिंग भी स्लो हो और टाइम भी आप ज़्यादा दे रहे हो, तभी ड्रेन होगा। क्योंकि क्ले में परमेबिलिटी कम थी, तो क्ले क्या होगा, ड्रेन तब होगा जब स्लो लोडिंग रेट हो और लॉन्ग टर्म कंडीशन हो। ये तो हो गया। अच्छा, ये ट्रायक्सियल टेस्ट वाला था, इसको हम आगे ट्रायक्सियल टेस्ट में ही देखेंगे इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद देख लेते हैं शियर टेस्ट में, शियर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो कुछ लैब टेस्ट हैं और कुछ आपके फील्ड टेस्ट हैं। तो लैब टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं ये देखते हैं। लैब टेस्ट में एक है डायरेक्ट शियर टेस्ट है, एक है ट्रायक्सियल शियर टेस्ट है, एक आपका वेन शियर टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट हैं और भी कई टेस्ट हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो पहला क्या है, डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट का हम ये देखते हैं, आपको फिगर देखना है तो डायग्राम हमने पीछे दे रखा होगा। ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट का डायग्राम है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट में जैसे आप देख रहे हैं, नीचे एक शियर बॉक्स है, अब नीचे एक लोअर साइड में लोअर शियर बॉक्स है, एक अपर शियर बॉक्स है, और यहाँ पे बीच में एक प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन है। मिडिल में सॉइल सैंपल यहाँ पे रखा जा रहा है, इन दोनों के बीच में मॉइस्ट सॉइल सैंपल, और ऊपर परफोरेटेड प्लेट है, टॉप पे भी परफोरेटेड प्लेट है और बॉटम पे भी परफोरेटेड प्लेट है, बॉटम पे फिक्स्ड है। और फिर क्या है, ये नीचे इस एक उस पे रखा है प्लेटफॉर्म पे क्या है, नीचे रोलर लगे हुए हैं, और यहाँ से आप घुमाएंगे, शेयरिंग होगा उसमें, जब शेयरिंग करना होगा आपको। और ऊपर प्रूविंग रिंग लगी है जिस पे रीडिंग नोट होगी। और टॉप पे आप अपर शियर बॉक्स के टॉप पे आपने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है, सिग्मा एन इक्वल टू P/A। ठीक है। तो आप ये इस फिगर से एक चीज़ आपने देख रहा होगा कि भाई ड्रेनेज के लिए सिर्फ आपने ये कर दिया है कि प्लेट को परफोरेट कर दिया है, बस। आपने कोई ड्रेनेज के लिए क्या कहते हैं, ड्रेनेज पे कोई आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब सिर्फ वो अपने आप ड्रेन होगा, उस पर कोई आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि बंद कर दो, कि आप बंद करना, आप चालू करना, कितना किस स्टेज में, वो ड्रेन होगा ही, अपने आप वो ड्रेन होता रहेगा। तो ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं, एक हमने देख लिया इस पे। और एक देखा कि भाई प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन है, मतलब फेल्योर प्लेन पहले से ही आपने डिटरमाइन कर रखा है। और एक चीज़ आपको क्या दिख रही है इसमें एक चीज़ ये दिख रही है कि पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, इसमें पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। ये दो तीन चीज़ आपको यहीं से दिख रही है, और ये आपको इसकी लिमिटेशन में भी चली जाएगी। लेकिन हम देखो अब इसको करते कैसे हैं कि इस लोअर वाले शियर बॉक्स में हम फिर क्या करते हैं, लोअर वाले शियर बॉक्स के नीचे जो प्लेटफॉर्म है, हम इस पर शियर, पहले ऊपर तो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई था ही, नॉर्मल लोडिंग। अब यहाँ नीचे से हम क्या करेंगे, शेयरिंग एक्शन करेंगे, और फिर ये जब जैसे फिर फेल्योर हो, ये क्या कहते हैं, इस पर स्ट्रेस अप्लाई होगा, शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा, ये प्रूविंग रिंग गेज आपका उसकी रीडिंग लेता रहेगा, और उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे कितना इसका फार्मूले से, कि कितना भैया इसका शियर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको बस फिगर देख लो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, कि भाई पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, स्पेशल कोई मैकेनिज्म नहीं था, इसलिए प्रेफर किया जाएगा सिर्फ ड्रेन कंडीशन के लिए, इसलिए ड्रेन कंडीशन के लिए ही प्रेफर किया जाएगा। करने को तो अनड्रेन में भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफर किया जाएगा ड्रेन कंडीशन के लिए। और ड्रेनेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, आपने ये देखा कि भाई ड्रेनेज के ऊपर कंट्रोल नहीं था। और एक क्या था कि फेल्योर प्लेन आपका प्री डिटरमाइंड है, मतलब हो सकता है कि कोई, क्योंकि फेल्योर प्लेन क्या होगा, जहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आना चाहिए वहाँ पे फेल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन है, तो ज़रूरी नहीं कि ये एक्चुअल फेल्योर प्लेन हो, तो ये एक ड्रॉबैक हो गई। और स्ट्रेस जो है आपका फेल्योर प्लेन पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये आपके ड्रॉबैक में भी आ गया, मतलब इसके एक तरह से ये सारी चीज़ें इसके ड्रॉबैक में भी आ गई। और इन सारे ड्रॉबैक्स को जो है ट्रायक्सियल शियर टेस्ट सारों को ओवरकम कर देता है, मतलब सारे जो ड्रॉबैक डायरेक्ट शियर टेस्ट के थे वो तुम्हारा ट्रायक्सियल शियर टेस्ट आपको हटा देता है। मतलब यहाँ पे आपका पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का मैकेनिज्म भी है, ड्रेनेज के ऊपर भी कंट्रोल है, आपका फेल्योर प्लेन भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, और स्ट्रेस भी समवॉट यूनिफॉर्म रहता है। आप ड्रेन अनड्रेन किसी भी कंडीशन के लिए आप इसमें कर सकते हो, मतलब एक वर्सेटाइल टेस्ट है आपका ट्रायक्सियल शियर टेस्ट। तो ट्रायक्सियल शियर टेस्ट देखते हैं भाई कि ट्रायक्सियल शियर टेस्ट का फिगर क्या है। डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा ध्यान रहता है ज़्यादा। ये आपका है
ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट का ये है आपका इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट क्या मतलब, एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो होता क्या है, उसमें एक अपर वाल्व होता है, एक ऊपर वाल्व, एक वाल्व लगा है, एक नीचे एक वाल्व लगा, ड्रेनेज वाल्व लगा है, और ये आपका बीच में जो आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, सॉइल स्पेसिमेन, उसके ऊपर आपकी रबर मेम्ब्रेन लगी होगी। इस सॉइल स्पेसिमेन के ऊपर रबर मेम्ब्रेन लगी होगी, और उसके बाहर, इस मेम्ब्रेन के उसके बाहर फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे सेकंड स्टेज में जब आप जब कन्फाइनिंग प्रेशर आप अप्लाई करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेज में ही अप्लाई करोगे कन्फाइनिंग प्रेशर, तो ये जो कन्फाइनिंग प्रेशर के लिए आपको ये वाटर या कोई और लिक्विड यहाँ पे भर सकते हो। जनरली वाटर ही भरा रहता है। और फेल्योर प्लेन आपका देखो आप इंक्लाइंड ये होगा 45 डिग्री पे फेल्योर हो रहा होगा। तो ये आपका ट्राइएक्सियल अपरेटस है। और अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस के लिए, डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए ऊपर मैकेनिज्म है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इसमें थी। और तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में और क्या क्या चीज़ें थी कि 2 स्टेज होते हैं ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में। एक फर्स्ट स्टेज होता है जो कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज होता है, या सेल्फ प्रेशर स्टेज होता है। मतलब कि जो बाहर स्पेसिमेन के बाहर जो एरिया था वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर भरते हैं। जो लिक्विड या कोई वाटर भरेंगे तो उसमें क्या होगा, वो फिर कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करेगा उस स्पेसिमेन में। तो जब कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल्फ प्रेशर लग रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो फिर वो जो उसमें पोर वाटर है, वो पोर वाटर क्या होगा, ड्रेन होगा। यदि हम ड्रेनेज वाल्व उसका खोल के रखे हैं तो वो ड्रेन होगा और वो कंसोलिडेशन होने लगेगा यदि हम उसको अलाउ करते हैं ड्रेनेज होने को। फर्स्ट स्टेज में भी ड्रेनेज वाल्व रहेगा और सेकंड में भी। जैसा आप यदि ओपन करना चाहोगे तो यदि वही आप ओपन कर दिए, कंसोलिडेट हो गया तो आपका कंसोलिडेटेड टेस्ट हो जाएगा। यदि आपने फर्स्ट स्टेज में बंद रखा तो अनकंसोलिडेटेड रहेगा। और स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 डेविएटर स्टेज है, यानी कि जब लोड अप्लाई हो रहा है उसके बाद। तो डेविएटर स्टेज है, या उसको शियर स्टेज भी बोलते हैं, या बैकवर्ड प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं। डेविएटर स्टेज या शियर स्टेज या बैकवर्ड प्रेशर स्टेज। यहाँ यदि आपने वाल्व खुला रखा तो उसको ड्रेन बोला जाएगा, वाल्व बंद रखा तो आपको अनड्रेन बोला जाएगा। तो इसी हिसाब से आपके ये 3 टेस्ट बन के आते हैं। जो 3 टेस्ट आपके हैं, यू टेस्ट है, यूयू टेस्ट है, सीडी टेस्ट है और सीयू टेस्ट है। यू टेस्ट है आपका अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है। ये जैसे आपको देखो, कंसोलिडेशन भी नहीं करना है, ड्रेन भी नहीं करवाना है, तो क्या होगा, जल्दी होगा टेस्ट ये, क्योंकि दोनों में ही टाइम लगता है। ड्रेन करवाते तो भी टाइम लगता है, कंसोलिडेट करवाते तो भी टाइम लगता है, लेकिन आपने दोनों ही नहीं करवाए तो एक क्विक टेस्ट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट जो होता है क्विक टेस्ट होता है। अब क्विक टेस्ट होगा, सूटेबल किसके लिए होगा, सूटेबल होगा आपके लिए। यू टेस्ट किस में हो रहा था, क्ले में हो रहा था, तो क्ले के लिए सूटेबल होगा, सूटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले फॉर शॉर्ट टर्म एंड फास्ट लोडिंग रेट। क्योंकि शॉर्ट टर्म में फास्ट लोडिंग रेट में क्ले जो होता है अनड्रेन्ड होता है, तो इसलिए इसके लिए यू टेस्ट होता है। और इसके बाद कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है। सीडी टेस्ट कहाँ होगा, सीडी टेस्ट मतलब आपको कंसोलिडेट भी करना है, ड्रेन भी करना है, तो क्या होगा, दोनों चीज़ें करनी है तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम टेकिंग टेस्ट जो है सीडी टेस्ट है। तो आपका ड्रेन किस चीज़ में होता है, सैंड आपका दोनों केस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों केस में ड्रेन होता है, तो सैंड के लिए आप कर सकते हो। और क्ले ड्रेन होता है लॉन्ग टर्म में, तो क्ले के लिए कर सकते हो। तो सैंड इन बोथ केसेस एंड क्ले फॉर लॉन्ग टर्म केस, ये सीडी टेस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, सीयू टेस्ट कहाँ यूज होता है, सीयू टेस्ट हमारा सूटेबल होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेल्योर ऑफ अर्दन डैम। सूटेबल होता है ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगेंस्ट फेल्योर ऑफ अर्दन डैम। तो ये चीज़ें होगी कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और फिर क्या करना होगा। अब इसमें होता क्या ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में जैसे आपने ये किया, पहले तो आपने कन्फाइन कर लिया, यदि आपको ये कंसोलिडेट करना था कंसोलिडेट किए, नहीं तो करना था तो नहीं कंसोलिडेट किए। सेकंड स्टेज में आपने लोड अप्लाई किया, लोडिंग डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई किया। डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे जब आप डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उस स्टेज पे क्या होगा, ये आपका शियर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे आएगा, क्या होगा, एक डेविएटर स्टेज पे ये फेल हो जाएगा। वो वाला आप डेविएटर स्ट्रेस लिख लेंगे। और पहले से क्या था, पहले जो कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो तो आपका सिग्मा थ्री था या सिग्मा सी या सिग्मा 3। और सिग्मा 3 वो तो हमेशा लग रहा होगा, अभी भी लग रहा होगा, डेविएटर स्टेज में पहले भी लग रहा था। तो और तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी हो जाएगा सिग्मा 1। सिग्मा 3 आपको पहले से ही पता था,
तो आपको सिग्मा 1 पता चल गया, सिग्मा 3 पता चल गया, तो आप ऊपर वाले में लगा देंगे। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। तो आपको निकालना है आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट हो गया। तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में आपका एक तरह से एक टेस्ट और भी कर सकते हो इसी एक ऑपरेटर से। आप इस ऑपरेटर से आप एक टेस्ट और कर सकते हो, एक क्या 2 टेस्ट कर सकते हो। एक तो होता है कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आपने सॉइल को कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई कर रखा है, मतलब आपने स्पेसिमेन पे कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई कर रखा है और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका निकाल रहे हो। मतलब कि कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई करो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि कितना वर्टिकल लोड वो ले पा रहा है, यानी जो डेविएटर स्टेज पे जो आपका डेविएटर स्ट्रेस जो लग रहा है फेल्योर के टाइम पे, जो आपका डेविएटर स्ट्रेस वो झेल पा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेल्योर, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको पी अपॉन ए पी ले सकते हो। पी आपका लोडिंग हो गई और ए एफ हो गया एरिया एट द टाइम ऑफ फेल्योर। तो एरिया एट द टाइम ऑफ फेल्योर का क्या होगा कि हमेशा वो कांस्टेंट एरिया तो रहेगा नहीं। जैसे आप लोड अप्लाई करोगे तो यदि आपका वो क्या कहते हैं फेल्योर के टाइम पे वो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं बढ़ रहा हो एरिया या तो कम हो रहा हो एरिया। तो इसके लिए फार्मूला फिर निकल के आता है ए एफ इक्वल टू ए प्लस माइनस एप्सिलॉन बी इंटू ए नॉट। ए एफ इक्वल टू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन बी ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। एप्सिलॉन एल आपका तुम्हारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाला स्ट्रेन है और एप्सिलॉन बी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ए नॉट आपका इनिशियल एरिया था। अब यू टेस्ट हो रहा है तो यू टेस्ट में आप देखते हैं कि यू टेस्ट में ना तो कोई वाटर, दोनों स्टेज में ही वाटर नहीं बाहर आ रहा। जब बाहर ही नहीं आ रहा है कुछ तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज 0 होगा। तो वॉल्यूम चेंज 0 होगा तो एप्सिलॉन बी 0 होगा। तो आप रखोगे तो आप ए एफ इक्वल टू इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल, ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल। ये हो गया, ये कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हो गया। अब इसी के लगे हाथ हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी ये वाली चीज़ें जो बीच की हैं वो हम देखेंगे। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कि जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर जब आपने फर्स्ट स्टेज में कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं अप्लाई किया है, कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, उसके बाद फिर आप नोट कर रहे हैं कि भाई कितना डेविएटर स्ट्रेस ये फेल्योर के टाइम तक कितना डेविएटर स्ट्रेस ये झेल लेगा, कितना डेविएटर स्ट्रेस ले लेगा, वो तो आपका हो जाएगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू होगा सिग्मा डी एट फेल्योर इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डी एट फेल्योर होता है सिग्मा 1 मैंने सिग्मा 3 एट फेल्योर। सिग्मा 3 आपने का 0 था क्योंकि अनकन्फाइंड है, सिग्मा 3 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सिग्मा डी फेल्योर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 फेल्योर के बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 एट फेल्योर के इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन ए एफ। सेम वही है, यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा 3 या सिग्मा सी 0 होता है। अब किस सॉइल के लिए सूटेबल होता है, ये सूटेबल होता है आपका क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो रबर मेम्ब्रेन जो आप देखो सॉइल के ऊपर, जब सॉइल स्पेसिमेन था आप ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में, उसके ऊपर रबर मेम्ब्रेन लगा रहे थे। रबर मेम्ब्रेन लगा रहे थे ताकि जो आपका कन्फाइनिंग वाटर है वो उसके अंदर ना घुसे। लेकिन जब अनकन्फाइंड टेस्ट आप करते हैं तो उसमें रबर मेम्ब्रेन नहीं यूज होता है। तो जब रबर मेम्ब्रेन नहीं यूज होगा तो आप वही वाले सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं जो कोहेसिव टाइप की सॉइल हो, मतलब कि अपने को होल्ड कर सकें एक साथ। तो जैसे सिल्ट है, क्ले है, ये अपने को क्या कहते हैं, एक दूसरे पार्टिकल एक साथ होल्ड करके रखेंगे। यदि आपको ये ड्राई सॉइल या सैंड के लिए आप कर दिए, ड्राई सॉइल या सैंड के लिए कर दिए तो आपको बिना रबर मेम्ब्रेन के तो बनेगा ही नहीं, वो सब मतलब गिरने लगेगा, बिखरने लगेगा। इसलिए तुम्हारा सूटेबल नहीं होता, ड्राई सॉइल या सैंड के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये कंडक्ट किया जाता है तुम्हारा सैचुरेटेड सिल्ट और क्ले के लिए, लेकिन मोर सूटेबल तुम्हारा क्ले के लिए ही है, क्ले इन अनड्रेन्ड के लिए। ठीक है, अब चलते हैं तुम कि भाई इसमें एक यूनिक केस आता है मोहर सर्कल का, कि यदि आप ये क्ले वाला केस है, यदि क्ले आपका अनड्रेन्ड कंडीशन में है, क्ले अनड्रेन्ड कंडीशन में जब यदि आपका है तो उस समय क्या होता है कि आपका जो वो बन रहा होगा, मोहर सर्कल बन रहा होगा। मोहर सर्कल एक यूनिक मोहर सर्कल आएगा। क्योंकि यूनिक मोहर सर्कल क्यों आएगा, क्योंकि सिग्मा 3 आपका 0 है, सिग्मा 3 0 है, एक फिक्स वैल्यू हो गई, सिग्मा 3 आपकी 0 हो गई। अब सिग्मा 3 0 हो गई तो आप कोई भी, जैसे आपने कितनी भी लोडिंग अप्लाई
कैसी भी लोडिंग अप्लाई करेंगे, जब ये सिग्मा 3 जीरो है तो हमेशा सिग्मा आपका जो सिग्मा 1 होगा वो एक ही जगह पे जाके गिरेगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि पहली वाली चीज़ फिक्स है तो दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली को भी सेम आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये एक यूनिक मोहर सर्कल बनेगा, यूनिक मोहर सर्कल बनेगा। और जिसमें मोहर फेल्योर मतलब क्या होगा, क्योंकि सी तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, फाई तो जीरो होता है, फाई जीरो होता है तो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा जो होगा हॉरिजॉन्टल मोहर फेल्योर मतलब इसमें मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोहर फेल्योर मतलब मिलेगा। तो उस समय अब इसमें क्या होता है, यूसीएस का इक्वेशन क्या बनेगा, यूसीएस का जो आप यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्या है सिग्मा 3 जीरो है तो आपके यूसीएस का इक्वेशन यहीं से आएगा, इस वाले 5 स्टार इक्वेशन से, इसलिए कहा था ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो यूसीएस में क्या होता है, सिग्मा 3 जीरो होता है, तो सिग्मा 3 को जीरो रखोगे तो क्या हो गया, सिग्मा 1 इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2, और सिग्मा 1 ही क्या है, सिग्मा 1 ही सिग्मा डी के बराबर है यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, और वही अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा डी एट फेल्योर इक्वल टू सिग्मा 1 इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2, यानी यूसीएस इक्वल टू क्या हो गया 2c tan 45 प्लस 5/2। और यही आप यदि क्ले के लिए कर रहे हो, क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, तो क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, फाई जो जीरो होता है, क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में फाई जीरो होता है, तो फाई जीरो होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूसीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, या अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए बोल रहे हो तो ये बोल दो कि भाई ये अनड्रेन्ड कोहेजन है, यानी CU, यानी यूसीएस इक्वल टू 2CU। तो फॉर क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए यूसीएस इक्वल टू 2CU, और जनरल कंडीशन में यूसीएस इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2। और क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में एक और स्पेशल केस आता है कि भाई यूनिक मोहर सर्कल मिलता है, मुझे यूनिक मोहर सर्कल मिलता है, उस समय हॉरिजॉन्टल फेल्योर एनवलप होता है। और ये आपको पता ही चल गया किस सॉइल के लिए कंडक्ट किया जाता है, तो आपका कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों हो गया। अब चलते हैं, कुछ चीज़ें आप यहाँ बीच में छूटी हुई थी वो भी देख लेते हैं कि भाई मोहर फेल्योर इन्वॉल्व डिफरेंट केस और डिफरेंट सॉइल में कैसे मिलते हैं। तो सैंड के लिए मोहर फेल्योर इन्वॉल्व जो आपका मिलता है, मोहर फेल्योर इन्वॉल्व क्या है एक बार दिखा देते हैं कि कैसे होता है, कहीं एक आध का तो बना होगा। ये देखो, ये होता है, ये एक्स एक्सिस पे आपका सिग्मा है, सिग्मा आपका वर्टिकल स्ट्रेस है, और वाई एक्सिस पे आपका शेयर स्ट्रेस है। तो मोहर फेल्योर इन्वॉल्व क्या होता है, सिग्मा और टाउ का ही एक कर्व होता है कि उस वाले पे मोहर फेल्योर इन्वॉल्व पे जो होता है वहाँ पे उस कंडीशन में शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ जो होता है मतलब सॉइल का इक्वल होते चलता है, मतलब उससे ऊपर फेल हो जाएगा सॉइल, उससे नीचे सेफ रहेगा, मोहर फेल्योर इन्वॉल्व से नीचे सेफ रहेगा सॉइल। तो ये मोहर फेल्योर इन्वॉल्व होता है। तो यही तुम्हारा S इक्वल टू C प्लस सिग्मा n बार tan फाई को डिनोट करता है, वही वाला लाइन है ये आपका जो वाई एक्सिस पे जो आपका ये है, आपका जो इंटरसेप्ट है ये आपका दिखाता है आपका C, और इधर आपका दिखाता है जो उसके ऊपर फिर दिखा रहा है कर्व इंक्लाइंड वाला पोर्शन, वो सिग्मा n बार tan फाई को दिखाता है। जो आपका एंगल है वो tan फाई हो जाता है, तो आगे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा n बार tan फाई हो जाएगा। तो यही हो जाता है, किसी जगह पे आप देख रहे हैं तो ऐसे कुल्लू सिग्मा n बार tan फाई, यानी मोहर फेल्योर इन्वॉल्व क्या हुआ, डिफरेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेंथ को डिनोट करता रहता है। ये होता है मोहर फेल्योर इन्वॉल्व। तो डिफरेंट केसेस में मोहर फेल्योर इन्वॉल्व क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो सैंड के लिए क्या होता है, सैंड में C जीरो होता है और फाई सॉइल होता है, यानी कि सैंड का जो आपका होगा मोहर फेल्योर इन्वॉल्व वो क्या होगा कि ओरिजिन से निकलेगा और इंक्लाइंड जाएगा, फाई एंगल पे, वो होगा सैंड का। और सिल्ट का क्या होगा, सिल्ट क्या होता है, C फाई दोनों सॉइल होता है, दोनों सॉइल होता है। तो सैंड का क्या होगा, इसमें सिल्ट में क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट रहेगा जो कि C को डिनोट करेगा, और उसके बाद वहाँ से फिर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि फाई एंगल पे रहेगा। तो सैंड का हो गया, सिल्ट का हो गया। अब चलते हैं क्ले का। तो क्ले में 2-3 केसेस हैं। तो एक है सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। तो सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन या यू टेस्ट में क्या होता है, उस समय यू टेस्ट होता है, और उस समय शॉर्ट टर्म कंडीशन होगा, तो उस समय क्ले अपनी तरह बिहेव करता है अपने ओरिजिनल रूप में, यानी कि उसमें C सॉइल की तरह, यानी कि CU रहता है, फाई U जीरो रहता है, यानी कि आपका फाई जीरो, इसका मतलब इंक्लिनेशन जीरो है, और C यानी कि आपका Y इंटरसेप्ट है उसके फिर। तो Y इंटरसेप्ट है, यानी कि आपका जो बन रहा है वो
हॉरिजॉन्टल मोर फेलोर एनवलप आपको मिलेगा। और उस समय यदि इफेक्टिव स्ट्रेस का आप ग्राफ वो बना रहे हैं, मोहर सर्कल बना रहे हैं, तो आपको यूनिक इफेक्टिव मोहर सर्कल मिलेगा। जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था यूसीएस वाला, कि भाई एक यूनिक मोहर सर्कल मिल रहा था यूसीएस वाला। ठीक है, अब सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन देखते हैं। तो अंडर ड्रेन कंडीशन जो होता है सैचुरेटेड क्ले, उसमें क्या होता है, सीडी टेस्ट होता है। तो सीडी टेस्ट होता है तो उसमें 2 केस बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड केस और एक हो जाएगा ओवर कंसोलिडेशन वाला केस। तो नॉर्मल कंसोलिडेशन वाले केस में ये सैंड की तरह बिहेव करता है। जो सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन कंडीशन में नॉर्मली कंसोलिडेशन वाले केस में सैंड की तरह बिहेव करता है। सैंड की तरह बिहेव करने का मतलब है, हमने बता ही दिया था कि C 0 होगा और फाई रहेगा। और ओवर कंसोलिडेशन केस में ये तुम्हारा बिहेव करेगा ओवर कंसोलिडेशन केस में बिहेव करेगा आपका सिल्ट की तरह, यानी कि C और फाई दोनों रहेगा। और पार्शली सैचुरेटेड केस में भी, पार्शली सैचुरेटेड क्ले वाला केस में भी ये सिल्ट की तरह ही बिहेव करेगा, यानी कि ये C फाई दोनों रहेगा, चाहे ड्रेन कंडीशन हो चाहे अनड्रेन कंडीशन हो। अब एक टर्म आता है भाई स्ट्रेस पाथ। तो स्ट्रेस पाथ क्या होता है ये देखते हैं। तो स्ट्रेस पाथ क्या होता है, स्ट्रेस पाथ होता है कि यदि आप क्या कहते हैं, कोई स्पेसिमेन है, कोई सॉइल स्पेसिमेन हो, उस पर लोडिंग हो रही है और लोडिंग चेंज हो रही है डिफरेंट स्टेजेस में। तो स्ट्रेस पाथ का पहले एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये था स्ट्रेस पाथ का। जैसे आप देखिए, तो स्ट्रेस पाथ क्या है कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लोडिंग हो रही है। आपका सिग्मा 3 सेम है, यानी कि इनिशियल स्टेज आपका सेम है सिग्मा 3, यानी कि जो आपका ओवरबर्डन प्रेशर सिग्मा 3 होगा। कहीं पे आपका बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन है तो क्या होगा, ओवरबर्डन प्रेशर ही सिग्मा 3 का काम करेगा। और क्या, शुरुआत में लोडिंग कम है, उस समय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 आ रहा है, फिर लोडिंग बढ़ी, फिर क्या होगा, ये मोहर फेलोर एनवलप भी बड़ा होगा, फिर बढ़ी, फिर बड़ा हुआ। अब आपने देखा होगा कि आपको एक मोहर सर्कल पता होगा, तो जो मिड पॉइंट, जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वो क्या डिनोट करता है, वो वाला ऑर्डिनेट, जो वो आपका वाई एक्सिस को पे जो आपका उसका वो ऑर्डिनेट होता है, वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है टाउ मैक्स। तो जो अपर पॉइंट है, सबसे अपर मोस्ट पॉइंट, वो क्या होगा, टाउ मैक्स डिनोट करेगा। इन अपर मोस्ट पॉइंट्स को यदि आप ये लोडिंग क्या हो रहा है, जैसे मान लो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो पहले वाले कर्व पे मान लो एक मंजिल बना, दूसरा मंजिल बना, तीसरे पे तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, पाँचवा मंजिल, तो क्या होगा, टाउ मैक्स बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। अब इन्हीं टाउ मैक्स को आप मिलाते जाओ, हर टाउ मैक्स को क्या करते हैं, हर स्टेज में जो टाउ मैक्स है उसको मिला दो। तो मिला दोगे तो आपके इसके लोकस से एक क्या हो जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा, उसी को स्ट्रेस पाथ कहते हैं। अब ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होता है। जैसे आपको हमने बताया एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या था, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। तो इसमें जो आपका स्ट्रेस पाथ आया वो आया राइटवर्ड। आप देख रहे हैं कि ये राइटवर्ड बढ़ रहा है, राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है। तो ये राइटवर्ड और अपवर्ड आया है आपका जो स्ट्रेस पाथ आया। तो इसी तरह फिर डिफरेंट स्ट्रेस पाथ हैं जिसको हमें देखना है। तो स्ट्रेस पाथ क्या है, स्ट्रेस पाथ आपका ये है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय ए स्पेसिमेन एज लोड चेंजेस टेक प्लेस। अब हमें ये तो मतलब ये तो छोटा सा याद करना है कि भाई ये टाउ मैक्स का लोकस होता है स्ट्रेस पाथ, और बाकी ये याद करना है कि किस कंडीशन में कैसा स्ट्रेस पाथ आता है। तो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला का बता ही दिया कि राइट और अपवर्ड आता है। यदि एक्सकेवेशन हो रहा हो सॉइल का, यदि सॉइल का एक्सकेवेशन हो रहा होगा, क्या होगा, लोड कम होता जा रहा होगा, तो क्या होगा, टाउ मैक्स भी कम होता जा रहा होगा। तो कहाँ आएगा ये फिर स्ट्रेस पाथ इसका जो आएगा वो लेफ़्ट साइड आएगा और डाउनवर्ड आएगा, यानी एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल में आपका स्ट्रेस पाथ आएगा लेफ्ट एंड डाउनवर्ड। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग हो रही है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी सेम लोडिंग ही चलती चली जा रही है, मतलब एक यूनिफॉर्म लोडिंग हो रही है। तो उस समय फिर स्ट्रेस पाथ क्या आता है, हॉरिजॉन्टल आता है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्ट्रेस पाथ की। ये हो गया। अब हमारे पास देखो 2 टेस्ट हो गए लैब के, एक हमारा हो गया डायरेक्ट शियर टेस्ट हो गया, एक हो गया आपका ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट हो गया। अब तीसरा आपका है वेन शियर टेस्ट। तो वेन शियर टेस्ट में क्या होता है, वेन शियर पहले एपरेटस देख लेते हैं भाई वेन शियर का। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा पूरी ही चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको कहीं और ना देखना पड़े। तो ये आपका वेन शियर एपरेटस होता है। फील्ड टेस्ट वाले में क्योंकि वेन शियर टेस्ट को लैब और फील्ड में दोनों में यूज करते हैं।
बस अंतर क्या रहता है, लैब में ये वाला अपरेटस थोड़ा छोटा रहता है और फील्ड में थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये है, ये इसका डी, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक ये जो आपका डायमीटर है, या क्या बोलोगे, डाई तो बोलोगे, प्रसार इसका बोलोगे, वो है डी। और जो इसका हाइट है, वेन का हाइट जो है वो है एच। और यहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट लग रहा है। होता क्या है, इसको ऐसे क्या कहते हैं, तुम्हारा इस वेन शियर अपरेटस को क्या करते हैं हम, सॉइल में गाड़ते हैं ऐसे, मतलब दबाते हैं और उसके बाद फिर उसको घुमाते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और फिर उसमें जो उसका टॉर्जनल स्ट्रेस जो रहता है वो नोट करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जब तुम्हारा वो कटता है सॉइल, मतलब कि जब सॉइल फेल होता है उस समय हम देखते हैं कि भाई कितना टॉर्जन लग रहा है, यानी कितना टॉर्जनल मोमेंट लग रहा है, उस समय हम देखते हैं। और फिर उसके हिसाब से फार्मूले से हमारा निकल के आता है कि इसका शियर स्ट्रेंथ कितना था। तो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है तुम्हारा जो कि हम यहाँ देखते हैं, तो वेन शियर टेस्ट में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक 2 वे शेयरिंग हो सकती है, एक 1 वे शेयरिंग हो सकती है। तो 2 वे शेयरिंग में क्या होता है, 2 वे शेयरिंग में जो आपका टॉप ऑफ वेन है ये आपका ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है। 2 वे शेयरिंग में ये जो वेन का आपका टॉप है, यदि वेन का टॉप, ये टॉप ऑफ द वेन यदि ग्राउंड लेवल से नीचे है तो आपका 2 वे शेयरिंग होगा, मतलब ऊपर भी शेयरिंग हो रहा होगा, नीचे भी शेयरिंग हो रहा होगा। लेकिन ये टॉप ऑफ वेन यदि ग्राउंड लेवल पे है तो क्या होगा, सिर्फ नीचे ही शेयरिंग हो रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 वे शेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, फिर फार्मूले अलग अलग दोनों के आते हैं, उसको हमें याद करने हैं। तो फार्मूले क्या होते हैं, 2 वे शेयरिंग में हो जाता है S = टाउ F इक्वल टू, यानी शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाता है T/πd² ब्रैकेट में h/2 + d/6, T/πd² ब्रैकेट में h/2 + d/6। और 1 वे शेयरिंग में क्या होता है, अब आपने एक चीज़ यही नोट किया होगा कि क्या हुआ 1 वे शेयरिंग में, क्या हुआ कि वो अब पहले क्या हो रहा था, ऊपर और नीचे दोनों क्या कहते हैं यूटिलाइज हो रहा था डी वाला पोर्शन। अब इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, नीचे वाला ही हो रहा है यूज। तो क्या हो जाएगा, जो डी वाला टर्म है वो आधा हो जाएगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूले में देखो S = क्या है, T/πd², h/2 की जगह यहाँ भी h/2 है, d/6 की जगह क्या आ गया, d/12 आ गया। S = T/πd² h/2 + d/12। तो 1 वे शेयरिंग और 2 वे शेयरिंग का आपका फार्मूले क्लियर हो गए। बाकी इसमें से स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, आपने देख के पता ही लग गया होगा कि आपको डायग्राम उसका अपरेटस कि भाई पोर प्रेशर मेजर करने का कोई मैकेनिज्म यहाँ भी नहीं था, जैसे डायरेक्ट शियर टेस्ट में था वैसे यहाँ भी पोर प्रेशर मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ड्रेनेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। और सूटेबल किसके लिए होगा, सूटेबल उसी सॉइल के लिए होगा जहाँ पे भाई आप घुमा पाओगे बेल, तो वहाँ पे ये उस सॉइल के सूटेबल होगा जो कि सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले हो। तो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए ही ये सूटेबल है, सूटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, यानी कि दैट इज मरीन क्ले, उसके लिए सूटेबल है। अब यही टेस्ट का जो आपका यही आपका फील्ड में भी सेम टेस्ट होता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है, वेन बड़ा रहता है बस। अब आ जाते हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और जो आपके टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हैं आपके रिंग शियर टेस्ट हैं, जो आपके इसमें होते हैं लैब में। रिंग शियर टेस्ट होता है और टॉर्जन बैलेंस शियर टेस्ट होता है। इसके नाम याद रखने, नाम भी नहीं याद रखे हैं आपने, बस ध्यान रख लो कि कोई ऐसा टेस्ट था। तो और दो टेस्ट क्या हैं आपके, रिंग शियर टेस्ट हैं और टॉर्जन बैलेंस शियर टेस्ट हैं। फील्ड टेस्ट में कौन कौन से, फील्ड टेस्ट में अभी बता ही दिया था कि वेन वाला आपका फील्ड में भी यूज होगा, तो वेन शियर टेस्ट है, और आपका एसपीटी और सीपीटी, एसपीटी टेस्ट और सीपीटी टेस्ट, यानी सीपीटी मतलब कौन पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। एसपीटी तो हमने बताया भी था कल नहीं बताया था, उसमें बताया था आपने ने सेलो फाउंडेशन में, मतलब ये 2 लेक्चर पहले। और अब दो चीज़ें और हैं हमारी, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले एक है और एक है पोर प्रेशर पैरामीटर। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले आपने इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में है। तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले क्या होता है कि सेंसिटिविटी होता है रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट। मतलब कि ऐसे बताया जाए तो ये है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सॉइल का, वो अनडिस्टर्ब स्टेट में कितना है अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका रिमोल्डेड स्टेट में कितना है, इन दोनों का ही रेशियो जो आएगा वो कहलाएगा सेंसिटिविटी। और इसी को आप यदि यूसीएस को क्या है, क्ले है तो क्ले के लिए क्या लिख सकते हो, क्ले के लिए आप यूसीएस = 2cu था, ऊपर 2cu लिखो, नीचे 2cu, तो क्या कट जाएगा
2 कट गया तो क्या आ जाएगा, सी अनडिस्टर्ब अपॉन सी रिमोल्डेड। और इसी को टी के टर्म में भी ले सकते हो, टी अनडिस्टर्ब अपॉन टी रिमोल्डेड, यानी एस टी इक्वल टू हो गया यूसीएस अनडिस्टर्ब अपॉन यूसीएस रिमोल्डेड इक्वल टू सी अनडिस्टर्ब अपॉन सी रिमोल्डेड इक्वल टू टी अनडिस्टर्ब अपॉन टी रिमोल्डेड। होता क्या है भाई, जैसे आप कोई सॉइल है आपका अनडिस्टर्ब स्टेट में है, यदि आप उसको कोई लोडिंग वगैरह अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो रिमोल्ड हो जाता है। मतलब कि जैसे आपके हनीकॉम्ब, जैसे आपने क्ले मान के चलो, एग्जांपल क्ले ले लो, तो यदि वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या फ्लॉकुलेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ, यदि आप लोडिंग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसके जो बॉन्ड है बॉन्ड टूटेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यानी वाटर का अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, यानी जैसे क्ले है, क्ले में स्ट्रेंथ कम होता है, क्ले में स्ट्रेंथ कम ही होता है, तो क्ले में क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, यानी यूसेस रिमोल्डेड क्या होगा, कम आएगा यूसेस अनडिस्टर्ब से। इसलिए इस क्ले की सेंसिटिविटी जो होती है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, हमेशा क्ले की सेंसिटिविटी 1 से ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आपका हनीकॉम्ब में क्या होता है, हनीकॉम्ब आपका लो सेंसिटिविटी वाला होता है, यानी 2 to 4 होता है, इसमें 2 to 4 के बीच में होता है। और हनीकॉम्ब और फ्लॉकुलेटिंग का मिक्स जो होता है मीडियम सेंसिटिविटी में होता है, उसका 4 to 8 होता है। और हाई सेंसिटिविटी या एक्स्ट्रा सेंसिटिव वाले का होता है 8 to 16, जो कि होता है तुम्हारा फ्लॉकुलेटिंग में। और ग्रेटर देन 16 भी होते हैं, ग्रेटर देन 16 तुम्हारे क्या होते हैं, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव वाले सॉइल हो जाएंगे। और लेस देन 1 जैसे आपका सैंड हो गया, सैंड जो होता है आपका, मतलब सैंड जो आपका होता है वो इनसेंसिटिव होता है, यानी कि उसमें सेंसिटिविटी लेस देन 1 होती है। तो लेस देन और इक्वल टू 1 वाले इनसेंसिटिव होते हैं। तो आपका ये सिंपल टर्म है, जो आपका हम इंडेक्स प्रॉपर्टी जब आएगा तो उसको दोबारा बताएंगे। तो ये सेंसिटिविटी का हो गया सिंपल, आपको बस याद कर लेना क्या इसका रेशियो है, मतलब यूसेज अनडिस्टर्ब अपॉन यूसेज रिमोल्डेड का रेशियो है। उसके बाद अब जा जाते हैं भाई, डिफरेंट हमने देखा, कुछ टेस्ट में हमने देखा कि भाई पोर प्रेशर मेजर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। तो पोर प्रेशर मेजर करने का मैकेनिज्म नहीं था, तो भाई क्या करें उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इन्होंने स्कैम्पटन ने एक अप्रोच दिया, थ्योरेटिकल अप्रोच, कि भाई यदि आप वहाँ से मेजर नहीं कर पा रहे हो तो हम देखो एक थ्योरेटिकल फार्मूला दे रहे हैं, आप यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। मेजर क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्कैम्पटन ने थ्योरेटिकल अप्रोच दिया पोर प्रेशर मेजरमेंट के लिए। तो इससे हम पोर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि डायरेक्ट शियर टेस्ट आपका था और वेन शियर टेस्ट था, यहाँ नहीं मेजर कर पा रहे थे तो हम यहाँ पे उसको निकाल लेंगे। तो 2 टर्म इन्होंने दे दिए, एक दिया इन्होंने टर्म बी और एक दिया ए, ठीक है। तो बी वाला टर्म जो हमारा क्या है, बी वाला टर्म ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि पोर वाटर प्रेशर किस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस के हिसाब से, यानी टोटल स्ट्रेस चेंज के हिसाब से तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है अनड्रेन्ड कंडीशन में, वो तुम्हारा ये बी और ए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उसको। तो पहला स्टेज जो होता है कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज। कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में जो आपका पैरामीटर डिफाइंड है वो है बी। तो बी तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कन्फाइनिंग पोर वाटर प्रेशर अपॉन चेंज इन स्ट्रेस। वहाँ पे क्या हो रहा होगा कन्फाइनिंग स्टेज में, सिग्मा 3 का चेंज हो रहा होगा, यानी क्या हो जाएगा बी इक्वल टू डेल्टा यू सी अपॉन डेल्टा सिग्मा 3 इक्वल टू डेल्टा यू सी अपॉन डेल्टा सिग्मा सी। अब बी तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 तो बी 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 तो बी 1। स्टेज 2 में तो तुम्हारा होता है डेविएटर स्टेज में तुम्हारा जो ए है वो डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड है आपका ए बार के टर्म में, यानी ए बार इक्वल टू होता है ए इंटू बी, और ए बार क्या होता है डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी, यानी चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इन डेविएटर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। ये हो जाएगा तुम्हारा ए बार इक्वल टू डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी और इक्वल टू डेल्टा यू डी अपॉन डेल्टा सिग्मा डी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 लिख सकते हो। तो ये यहाँ से आ जाएगा। और ए भी आपका डिपेंड करेगा, ए जैसे बी आपका डिपेंड कर रहा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, तो ए भी तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ और डिपेंड करेगा ए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, स्ट्रेन और स्ट्रेटिफिकेशन पे, मतलब और 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा आ गई।
मतलब ये तुम्हारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करेगा, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, स्ट्रेन और स्ट्रेटिफिकेशन पे। और ए की वैल्यू होगी तुम्हारी, ए की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, जैसे वी की वैल्यू माइनस में नहीं थी, लेकिन ए की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। ए की वैल्यू होती है -0.5 से 3 के बीच में। ये कहीं की पूछता भी है कि ए की वैल्यू माइनस में हो सकती है कि नहीं, तो ए की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। ए इक्वल टू होता है -0.5 टू +3 तक। जब दोनों एक्ट करेंगे, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज और डिबेटेड स्टेज दोनों आपका क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू होगा डेल्टा यू सी प्लस डेल्टा यू डी। तो अब वहाँ से आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसी को निकाल के रख दो तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका फार्मूला बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए इंटू ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ये आपको याद नहीं करना है, आपको याद यही चीज़ करनी थी कि भाई ये कन्फाइनिंग वाले में कौन सा पैरामीटर मिल रहा है, डेविएटर वाले में कौन सा मिल रहा है और किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और किसने दिया, यही याद करना है। बाकी थोड़ा सा है, देख ही लो क्या करना है। तो ये आपका हो गया डिफरेंट टेस्ट हो गए, ये आपके शियर स्ट्रेंथ के डिफरेंट टेस्ट हो गए, ठीक है। मतलब को फील्ड टेस्ट आपके हो गए, फील्ड टेस्ट में आपको बताना नहीं था ज़्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं था। लैब टेस्ट हमने सारे बता दिए, और कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे थे वो बता दिए, और ये सब बता दिए कौन से स्टेज में कौन सा चीज़ आता है। अब एक सैंड के लिए स्पेशल चीज़ ये होता है, वो भी बता ही देते हैं भाई, ख़त्म हो जाए पूरा टॉपिक, थोड़ा आज बड़ा हो गया टॉपिक। तो एक होता है भाई शियर करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड। तो सैंड में क्या होता है, जैसे आप देखो, इधर आगे चलते हैं जी, ठीक है, कि कल पढ़ाएं शियर करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड, ये है, आज ही बता देते हैं। तो शियर करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड क्या है कि जैसे आप देखते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का कर्व बनाओ, शियर स्ट्रेस और शियर मतलब वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस रखा और एक्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेन रखा। तो जो डेंस सैंड होता है, तो डेंस सैंड में क्या होता है कि ब्रिटल फेल्योर होगा, डेंस सैंड में ब्रिटल फेल्योर होगा, क्योंकि डेंस सैंड आप देख रहे हैं, डेंस सैंड में क्या होगा, यदि आप शियर स्ट्रेन अप्लाई करोगे, शियर स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहले वो इनिशियल में क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा, यदि उसमें वाइड रेशियो कम, मतलब वाइड रेशियो उसमें हल्का सा कम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, अपने मिनिमम वाइड रेशियो को पहुंच जाएगा, उसके बाद कि उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वाइड रेशियो, क्योंकि और शियर स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और ज़्यादा शियर स्ट्रेन अप्लाई किया, और ज़्यादा शियर स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिर स्टार्टिंग में जैसे डेंस सैंड में वॉल्यूम घटा, उसके बाद फिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वाइड बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने ज़्यादा स्ट्रेनिंग अप्लाई कर दी, फिर आपको वो अरेंजमेंट से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस स्टेज में फिर इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी, इंटरलॉकिंग ब्रेक होने के बाद वाइड बढ़ना चालू होंगे, वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा, ठीक है। और जब वही तुम्हारा इंटरलॉकिंग ब्रेक होता है जिस स्टेज पे, वहीं तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम पीक आता है, शियर स्ट्रेंथ का आपका मैक्सिमम पीक आता है। तो अब यहाँ पे उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट, जब अब तुम्हारा इंटरलॉकिंग ब्रेक होगा तो क्या होता है, डायरेक्टली फॉल आता है उसमें, स्ट्रेंथ में फॉल आता है, मतलब 20 से 30% तुम्हारा लॉस हो जाता है स्ट्रेस का इंटरलॉकिंग ब्रेक करने की वजह से। उसके बाद कुछ लोड रहता है, लेकिन हम वहीं पे मान लेते हैं कि भाई फेल हो गया है, और वो 2 to 5% स्ट्रेन पे ये फेल हो जाता है। और जबकि लूज सैंड क्या होता है, लूज सैंड में आपका प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है। लूज सैंड में प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेन अप्लाई करोगे तो पहले तो डेंसर स्टेट में जाएगा, डेंसर स्टेट के बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हो, लूज सैंड में क्या है, लूज सैंड में फिर वॉल्यूम कम होता जाएगा, फिर एक समय जाके फेल होगा। और तो वही है, इसमें प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है। और तब फेल्योर मानेंगे कब, फेल्योर मानेंगे जब 20 से 25% स्ट्रेन पे हम मान लेंगे कि भाई ये फेल हो गया है। और कुछ अलग चीज़ें और थी वो बता देते हैं, ठीक है। तो डेंस सैंड में क्या होता है, डेंस सैंड में रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन दोनों की वजह से होता है। और इंटरलॉकिंग तुम्हारा ब्रेक होता है 2 to 5% स्ट्रेन पे, तो उस समय तुम्हारा पोस्ट पीक ड्रॉप आता है, और क्लियर कट फेल्योर होता है, ब्रिटल फेल्योर होता है। और आप क्या करते हैं, जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले या तुम्हारा सेंसिटिव क्ले है, वो भी डेंस सैंड की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है। जबकि लूज सैंड क्या होता है, लूज सैंड में रेसिस्टेंस होता है तुम्हारा फ्रिक्शन की वजह से, तो इसमें तुम्हारा फेल्योर जो आपका प्रोग्रेसिव होता है। और जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले जो होते हैं और रीमोल्डेड क्ले जो होते हैं, उनमें भी ये केस पाया जाता है, क्योंकि वो भी लूज सैंड की तरह ही बिहेव करते हैं। अब आपका जो ये लूज सैंड है, लूज सैंड और डेंस सैंड, इनमें क्या है कि जब डायनेमिक या सिस्मिक लोडिंग होती है,
तो भी एक चेंज आता है, मतलब किस तरह के चेंज आएंगे, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा कि घटेगा। और एक फेनोमेना होता है लिक्विफैक्शन का, तो वो भी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो डेंस एंड में क्या होता है, डेंस एंड में आपने देखा कि भाई डेंस एंड में क्या देखना कि जैसे जैसे आपने शियर स्ट्रेन इंक्रीज किया, तो शियर स्ट्रेन आपने डेंस एंड में जब इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था जब तक कि इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हुआ। जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गया तो उसके बाद तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो, टोटल स्ट्रेस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि लोडिंग में तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ शियर स्ट्रेन ही तो आप चेंज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, जब आप इस कर्व में देखोगे फर्स्ट वाले में देखोगे तो भाई जैसे शुरू में क्या होगा, वॉल्यूम डेंस एंड में घटा, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब वॉइड बढ़ा। और लूज एंड में क्या है, जैसे जैसे शियर स्ट्रेन आप बढ़ाते जा रहे हो, वॉइड इसमें कम होता जा रहा है, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। तो अब होगा क्या, वाइड कम हो रहा है, तो वाइड में ही तो वाटर था, तो डेंस एंड में क्या होगा, डेंस एंड में तो वाइड बढ़ गया, वाटर उतना ही है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि भाई यदि किसी जगह में यदि कोई चीज़ है, मतलब 1 लीटर के गिलास में, 1 लीटर के आपका बोतल में 1 लीटर पानी भरा है, और उसको बोतल को दबाने लगो, दबा के उसको 500 ml करने की कोशिश करो, यदि मान लो वो दबता वाटर, मान लो भाई यहाँ एज्यूम कर लो एक ऐसा कंडीशन कि हाँ वाटर मान लो दब सकता, तो क्या होता कि प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है कि नहीं भी दबेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा, यदि आपको उसको कम करने की कोशिश करोगे वॉल्यूम। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि डेंस एंड में क्या हो रहा है, डेंस एंड में तो उसको और जगह मिल गई, वो तो फैल गया भाई, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, पोर वाटर प्रेशर कम हो गया। अब टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का सम होता है। तो क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर यदि कम हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जाहिर तौर पर बढ़ेगा। तो डेंस एंड में क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो सिस्मिक लोडिंग या तुम्हारा जब डायनामिक लोडिंग होती है तो क्या होता है, यानी जब भूकंप आता है तो क्या होता है, शेक करता है ना उसको, ग्राउंड को शेक करता है, तो शियर स्ट्रेन लगता है। तो यदि डेंस एंड है तो डेंस एंड में उस समय क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो आपका शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो वो सॉइल वो फेल नहीं होगा शियर में, तो सॉइल वो शियर में फेल नहीं होगा। तो डेंस एंड पे यदि आपका बना है, कोई बिल्डिंग बनी है या कोई और आपका कोई कंस्ट्रक्शन है, तो वो फेल नहीं होगा, मतलब वो गिरेगा नहीं या सेटल नहीं होगा। लेकिन आपके लूज सैंड है, तो लूज सैंड के केस में क्या होता है, लूज सैंड के केस में आपने देखा कि भाई वॉल्यूम घटता ही जा रहा है, तो वॉल्यूम घटेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम तो घटेगा नहीं, घटेगा तो वाइड ही घटेगा, और वाइड में उतना ही वाटर है, तो अब उतना ही वाटर अब कम जगह में है, तो क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर तौर पर प्रेशर बढ़ेगा, तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, और पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, और आपका आपने देखा ही था कि भाई टोटल स्ट्रेस सेम ही रहेगा क्योंकि लोडिंग वही है, तो टोटल स्ट्रेस सेम है, पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अब बराबर करने के लिए क्या होगा, जाहिर तौर पे इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस फिर घटना स्टार्ट होगा तो घटते घटते एक ऐसा कंडीशन आएगा, घटते घटते क्या होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ भी डिपेंड कर रहा था कि S=C + सिग्मा n/tan⁵, ठीक है। और लूज सैंड में क्या होगा, अब यहीं पे सैंड देख लो, सैंड में क्या होता है, C0 होता है, सैंड में C0 होता तो बचा क्या, सिग्मा n/tan⁵, और सिग्मा n हमेशा घटता ही जा रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, यहाँ पे घटता चला जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी घटते घटते कि तुम्हारा जो शियर स्ट्रेंथ है वो शियर स्ट्रेस से कम हो जाएगा, और जब शियर स्ट्रेस से कम हो जाएगा तो उस समय फिर आपका फेल्योर होने के चांसेस बनेंगे, और वही फेनोमेना फिर जो कहलाता है आपका, वहीं से लिक्विफैक्शन वाला फेनोमेना आगे बढ़ता है। तो जैसे लूज सैंड है, डेंस सैंड में तो भाई डेंस सैंड में कोई दिक्कत नहीं, लूज सैंड में क्या था, लूज सैचुरेटेड सैंड, अब देखो ये भी ड्राई सैंड में नहीं होगा, सैचुरेटेड सैंड, क्योंकि वाटर होना चाहिए ना, तब तो पोर वाटर प्रेशर होगा। तो लूज सैचुरेटेड सैंड है तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यदि तुम्हारा डायनेमिक या सिस्मिक लोडिंग आ रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से वाइड डिक्रीज हुआ, वाइड में कमी है तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ा तो इफेक्टिव स्ट्रेस घटा तो शियर स्ट्रेंथ घटा तो घटते घटते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आया कि सडन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हुआ।
सडन सेटलमेंट ऑफ जो फाउंडेशन होगा, और पहले से आपका क्या था, सैचुरेटेड सैंड था, सडन सेटलमेंट हुआ तो क्या होगा, मडी वाटर फिर होगा ऊपर की तरफ आएगा। जो मडी वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा मतलब सडन सेटलमेंट हुआ और उसी समय मडी वाटर ऊपर आया, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन। ठीक है, अब ये होता कहाँ भाई, कहाँ कंडीशन पाया जाएगा, ये कंडीशन दोनों चीज़ की, मतलब भाई सैचुरेटेड भी हो सॉइल और सैंड भी हो। तो ये देखो रिवर के आसपास क्या होता है, रिवर बैंक या सी बैंक के पास जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका सॉइल सैचुरेटेड भी होता है और फिर वो सैंड भी होता है। तो उस जगह पे लिक्विफेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि जो रिवर बैंक या सी बैंक पे जो घर बने रहते हैं उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या तुम्हारा अर्थक्वेक वगैरह आया तो। ठीक है, तो हमें पता है आपको यहाँ से लिक्विफेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विफेक्शन क्या होता है। अब ये क्विक सैंड से अलग है, क्विक सैंड में, अब क्विक सैंड हम आपको उसमें बताएंगे जब सीपेज बताएंगे तो क्विक सैंड बताएंगे। क्विक सैंड और लिक्विफेक्शन में अंतर है। लिक्विफेक्शन का भी ध्यान रखो कि लिक्विफेक्शन में क्या हो रहा था कि शियर स्ट्रेंथ में कमी, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा था, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होने की वजह से शियर स्ट्रेंथ कम हो रहा था, उसकी वजह से फिर सडन सेटलमेंट हो रहा था, सडन सेटलमेंट और मडी वाटर ऊपर आ रहा था, उसको लिक्विफेक्शन कह रहे थे। क्विक सैंड हम उसके साथ बताएंगे अलग, जब उसको पढ़ाएंगे तब बता देंगे, वो कल आ जाएगा वो लेक्चर भी, तो कल ही बता देंगे उसको। बाकी एक चीज़ और बचा, वो भी बता देते हैं भाई। ठीक है, एक ग्राफ बचा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यही लूज सैंड और डेंस सैंड का ही कर्व है कि वाइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेंथ का, वाइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेंथ का, कि जब शियर स्ट्रेंथ आपका बढ़ता जाएगा तो लूज सैंड में क्या होगा, लूज सैंड में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, वो वॉल्यूम जो हो रहा था कम होता जा रहा था, वॉल्यूम कम होता जा रहा था, तो क्या होगा, वाइड का वॉल्यूम ही कम होगा तो वाइड रेशियो भी कम होगा। तो वाइड रेशियो कम होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कम ही होता जाएगा। तो एक ई नॉट को टच करेगा, मतलब ई नॉट की तरफ बढ़ेगा। ई नॉट क्या है, वो क्रिटिकल वाइड रेशियो है, वो वाइड रेशियो जिसमें वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल है। तो उस ई नॉट को ये दोनों टच करने की कोशिश करेंगे, लूज सैंड डेंस सैंड दोनों हुई। अब डेंस सैंड में क्या होगा, डेंस सैंड में क्या होगा, इनिशियल में वाइड रेशियो कम होगा और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते ये भी ई नॉट की तरफ आएगा। तो ये एक कर्व था, ग्राफ था, इसको भी एक्सप्लेन कर दिए। तो इसी तरह हमारा सारा देखो सब हो गया, कोई चीज़ बचा, कोई चीज़ नहीं बचा, तो सारा का सारा हमारा शियर स्ट्रेंथ हो गया। एक बड़ा टॉपिक था इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई नहीं, ये आज पूरी तरह से हो गया। अब इसके बाद आपको ना कॉपी देखने की ज़रूरत है, ना नोट्स देखने की ज़रूरत है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। 2-4-10 क्वेश्चन लगा लो, लेकिन इसमें सब कुछ कवर हो गया है। तो ठीक है, आप पढ़िए इसको अच्छे से। तो शियर स्ट्रेंथ आपका कवर हो गया। फिर आपका 2-3 टॉपिक और बचे हैं सॉइल में, उसके बाद आपका सॉइल पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो कि आपका हाईवे भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, आप जो बोलेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, हम इसके साथ विदा लेते हैं। आप भी पढ़ाई लिखाई करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करिए। कॉलेज स्टडी ग्रुप सब में शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे सब जगह स्पैम मारिए इसको। ठीक है, विदा लेते हैं, आज का लेक्चर लंबा हो गया। धन्यवाद।